वेलकम बैक टू ICU विथ अजय। फायर। आज का टॉपिक बहुत डेंजरस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। भाई इसको शॉर्ट में हम GN बोलते हैं। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ, अगर इसको मिस किया, अगर इसको टाइम पे नहीं पकड़ा, तो पेशेंट डायरेक्टली किडनी फेलियर में चला जाएगा। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये नेफ्रोलॉजी और क्रिटिकल केयर का ब्रेड एंड बटर है। जब किडनी का फिल्टर ही टूट जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। चलो एक केस से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, इमरजेंसी में एक 25 साल का लड़का आता है। पूरे जिस्म में सूजन है, आंखों के नीचे इतनी सूजन है कि आंखें आधी बंद हो गई हैं। BP 180/110 है। और उसकी माँ कहती है, डॉक्टर साहब इसका पेशाब 2 दिन से बिल्कुल कोको कोला जैसा आ रहा है। जैसे ही आपने ये सुना, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। दिस इज अ क्लासिक इमरजेंसी। दिस इज वेयर योर जर्नी टू डायग्नोजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बिगिंस। तो आज हम इस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये हमारा रोड मैप है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 में समझेंगे कि आखिर ये किडनी का मास्टर फिल्टर, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, काम कैसे करता है। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेक्शन 2 में हम इसके फेल होने का पहला पैटर्न देखेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी द लीकी फिल्टर, जब फिल्टर से सब कुछ लीक होने लगता है। सेक्शन 3 में दूसरा पैटर्न, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, द इन्फ्लेम्ड फिल्टर, जब फिल्टर में आग लग जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर सेक्शन 4 में हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, हेड टू हेड कंपेयर करेंगे ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। सेक्शन 5 में हम असली डिटेक्टिव वर्क करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन से टेस्ट भेजे हैं। और फाइनली सेक्शन 6 में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, किसी भी टूटी हुई मशीन को ठीक करने से पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो आखिर चलती कैसे है। इसीलिए बीमारी की बात करने से पहले चलो हम उस अनोखे, उस कमाल के बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के नमूने को समझें, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये किडनी की जान है भाई। इसको समझ लिया तो आधी नेफ्रोलॉजी आपकी मुट्ठी में है। तो ये ग्लोमेरुलस है क्या? सिंपल भाषा में समझो, ये एक छलनी है, एक हाई प्रेशर छलनी। आपके हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, उसका लगभग 20-25% खून सीधा किडनीज में जाता है। और किडनीज के अंदर हर किडनी में लगभग 10 लाख ऐसी छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट ये ग्लोमेरुलस है। ये बेसिकली खून की पतली पतली नसों का एक गुच्छा है, एक कैपिलरी बेड। इसका काम है 24 घंटे नॉन स्टॉप आपके ब्लड को फिल्टर करना। सारा कचरा, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा नमक, यूरिया, क्रिएटिनिन, सब कुछ इस छलनी से बाहर निकलता है और यूरिन बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इतनी स्मार्ट छलनी है कि जरूरी चीजें जैसे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और रेड ब्लड सेल्स, इनको खून में ही रखती है, उनको लीक नहीं होने देती। ये एक हाई प्रेशर, हाई एफिशिएंसी सिस्टम है। अब असली खेल यहाँ आता है। ये जो फिल्टर है ना, ये कोई सिंपल जाली नहीं है। ये एक 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। सबसे अंदर की लेयर है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। फेनेस्ट्रेटेड मतलब छेद वाला। इसमें बड़े बड़े पोर्स होते हैं, जिससे ब्लड का प्लाज्मा तेजी से निकल सके। लेकिन इस लेयर पर एक नेगेटिव चार्ज की कोटिंग होती है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फेंस। क्योंकि हमारे ब्लड के ज्यादातर प्रोटीन्स, जैसे एल्ब्यूमिन, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फेंस उन्हें रिपेल करती है, धक्का देकर वापस भेज देती है। उसके ऊपर आती है दूसरी लेयर, ग्लोम्युरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या GBM। ये एक फिजिकल जाली है, एक मैशवर्क। ये साइज के हिसाब से चीजों को रोकती है, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। डबल सिक्योरिटी। और सबसे बाहर, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी लेयर है पोडोसाइट्स। पोडो मतलब पैर। ये अजीब से सेल्स हैं जिनके फुट प्रोसेसेस या पैर होते हैं, जो आपस में एक दूसरे में ऐसी तरह फंस जाते हैं जैसे जिपर के दांत। इनके बीच में जो छोटी सी जगह बचती है, उसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। ये फाइनल बैरियर है, प्रोटीन और ब्लड सेल्स को रोकने का आखिरी गेट। जब तक ये ऐसी 3 लेयर सिक्योरिटी आपसी तालमेल में काम कर रही है, सब कुछ ठीक है। जरूरी चीजें खून में, कचरा यूरिन में। तो अब क्या होता है जब ये परफेक्ट सिस्टम फेल हो जाता है? चलो पहले फेलियर पैटर्न को देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको आप अपने दिमाग में लीकी फिल्टर प्रॉब्लम की तरह याद रखो। यहाँ छलनी के छेद इतने बड़े हो जाते हैं कि सब कुछ लीक होने लगता है। इसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजिश मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है लीकेज। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये लीकेज होता क्यों है? देखो, इसमें सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे पहला टारगेट होते हैं हमारे पोडोसाइट्स, वही फाइनल गेटकीपर्स। किसी भी वजह से, चाहे वो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी हो या डायबिटीज जैसी बीमारी, ये पोडोसाइट्स बीमार पड़ जाते हैं।
उनके जो फुट प्रोसेसेस आपस में जिपर की तरह जुड़े हुए थे वो चिपटे हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस। जैसे ही ये होता है वो आखिरी सबसे क्रिटिकल बैरियर टूट जाता है, फ्लड गेट्स खुल जाते हैं और ब्लड से ढेर सारा प्रोटीन, खास करके एल्ब्यूमिन, बहकर यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है। दिस इज द कोर प्रॉब्लम, मैसिव प्रोटीन लॉस। और एक प्रॉब्लम से पूरी बॉडी में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो आपको अपने पेशेंट में साफ साफ दिखेगा। देखो इस टेबल को। सबसे पहले प्रोटीनयूरिया। इतना प्रोटीन लीक होता है कि हम उसको नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनयूरिया कहते हैं, यानी 24 घंटे में 3.5 ग्राम से ज्यादा। इसकी वजह से ब्लड में प्रोटीन, खासकर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। उसको हम बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया, यूजुअली 2.5 ग्राम पर डीएल से भी कम। अब बेसिक फिजियोलॉजी याद करो। एल्ब्यूमिन का काम है ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को पकड़ के रखना। जब एल्ब्यूमिन ही नहीं होगा तो पानी ब्लड वेसल से लीक होकर बॉडी टिश्यूज में जमा होने लगेगा। इससे पेशेंट को ईडिमा यानी सूजन आएगी, और ये सूजन सिवियर जनरलाइज्ड होती है पूरे जिस्म में, चेहरे पे, हाथ पैरों में, पेट में। पेशेंट बिल्कुल फूला हुआ दिखता है। इस प्रोटीन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारा लिवर ओवरड्राइव में चला जाता है। वो ज्यादा एल्ब्यूमिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो गलती से कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बनाने लगता है। इसीलिए इन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। ये क्लासिक टेट्राइड है, हेवी प्रोटीनयूरिया, लो एल्ब्यूमिन, सिवियर एडिमा एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ये एक ऐसी निशानी है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते, और ये आपको आपका पेशेंट खुद बताएगा। वो कहेगा, डॉक्टर साहब जब मैं पेशाब करता हूँ तो टॉयलेट में बहुत ज़्यादा झाग बनता है, जैसे बियर में बनता है। ये झाग क्यों बन रहा है? क्योंकि यूरिन में इतना ज़्यादा प्रोटीन है कि वो एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। जैसे ही आप पानी में साबुन घोलते हो तो झाग बनता है, ऐसे ही यूरिन में प्रोटीन। जब कोई पेशेंट आपको ये फ्रॉथी यूरिन की हिस्ट्री दे, आपके दिमाग में फौरन बत्ती जलनी चाहिए। मैसिव प्रोटीनयूरिया, दिस कुड बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलिए अब दूसरे फेलियर पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा वायलेंट है। ये है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक लीकी फिल्टर था, तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम एक इन्फ्लेम्ड, क्लॉग्ड एंड टॉर्न फिल्टर है। मतलब फिल्टर में आग लग गई है, वो ब्लॉक हो गया है और जगह जगह से फट गया है। ये एक एक्टिव बैटलफील्ड है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ बीमार पोडोसाइट्स की नहीं है, यहाँ बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही ग्लोमेरुलस पर हमला कर देता है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यानी एंटीजन एंटीबॉडी के गुच्छे आके ग्लोमेरुलस में फंस जाते हैं। इनको देखकर बॉडी का इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है। वो सोचता है कि कोई दुश्मन आ गया है और वो अपनी पूरी फौज, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वहां भेज देता है। ये सेल्स वहां आकर केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं, जिससे वहां आग लग जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलस के अपने सेल्स प्रोलिफरेट करने लगते हैं। इस पूरे हंगामे में वो छोटी छोटी खून की नसें, कैपिलरीज, ब्लॉक हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्ट्रेशन बैरियर सिर्फ लीक नहीं होता, वो जगह जगह से फिजिकली फट जाता है, रप्चर हो जाता है। और इस डिस्ट्रक्शन का असर सीधा आपको पेशेंट की क्लिनिकल साइंस में दिखेगा। फिल्टर में जो रप्चर हुआ है, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स खून से निकलकर यूरिन में आने लगते हैं। इसको हम कहते हैं हिमैचूरिया। इन्फ्लेमेशन और क्लॉगिंग की वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर तेजी से गिरने लगता है। किडनी फेल होने लगती है। जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी तो यूरिन बनना कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ओलिग्यूरिया। और जो पानी और नमक बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो सिस्टम में ही जमा हो जाएगा। इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ेगा। हाइपरटेंशन इसका एक क्लासिक अर्ली साइन है। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम के हॉलमार्क्स क्या है? खून वाला यूरिन, हाई बीपी और किडनी फंक्शन का तेजी से गिरना। और ये है इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम साइन, जिसको देखकर आपको फौरन अलर्ट हो जाना है। जब रेड ब्लड सेल्स उस टूटे फूटे फिल्टर से लीक होते हैं तो वो किडनी की लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स से गुजरते हैं। ट्यूब्यूल्स का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। इस सफर में आरबीसीज के अंदर का हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है और यूरिन का रंग लाल नहीं बल्कि डार्क ब्राउनिश रेड हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं टी कलर्ड या कोला कलर्ड यूरिन। जब आप ये देखते हैं तो ये पक्का निशान है कि ब्लीडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट में नीचे से नहीं बल्कि सीधा ग्लोमेरुलस के अंदर से हो रही है। तो अब तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी हैं, एक लीकी फिल्टर की और एक इन्फ्लेम्ड फिल्टर की। चलो अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क आपके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप जाए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। ये टेबल भाई इस पूरे टॉपिक का सार है, इसको समझो। देखो, प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी, नेफ्रोटिक में प्रॉब्लम है पोडोसाइट इंजरी की, परमिएबिलिटी बढ़ने की।
जबकि नेफ्रेटिक में प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन की, आग लगने की, रप्चर की। इसी एक फर्क से बाकी सब एक्सप्लेन हो जाता है। प्रोटीनूरिया, नेफ्रोटिक में दरवाजे पूरे खुले हैं इसलिए मैसिव प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 3.5 जी। नेफ्रेटिक में फिल्टर ब्लॉक भी है और टूटा भी, इसलिए प्रोटीन लीक होता है पर उतना नहीं, यूजुअली 3.5 जी से कम। हेमाचूरिया, नेफ्रोटिक में खून नहीं आता क्योंकि फिल्टर फटा नहीं है। नेफ्रेटिक में कैपिलरीज फट गई हैं इसलिए मैक्रोस्कोपिक कोला कलर्ड यूरिन। इडीमा, नेफ्रोटिक में ढेर सारा प्रोटीन लॉस होने से ब्लड में पानी रुक नहीं पाता, इसलिए सिवियर जनरलाइज्ड इडीमा। नेफ्रेटिक में प्रॉब्लम फ्लूइड रिटेंशन की है, जीएफआर कम होने की वजह से, इसलिए इडीमा होता है पर माइल्ड टू मॉडरेट। और आखिरी यूरिनरी सेडिमेंट, जब हम यूरिन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। नेफ्रोटिक में ये ब्लैंड होता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोटीन और फैट लीक हो रहा है तो हमें फैटी कास्ट्स मिलेंगे, लेकिन नेफ्रेटिक में ये एक्टिव होता है, ये एक जंग का मैदान है तो हमें जंग के निशान मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी कास्ट्स। इस टेबल को समझ लिया तो आपने ग्लोमेरुलर डिजीज की रूह को समझ लिया। ओके, तो आपके पास एक पेशेंट आया जिसको सूजन है और यूरिन में गड़बड़ है। आपको शक है कि ये ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकती है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करना है, असली अपराधी का पता कैसे लगाना है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। हम हमेशा सबसे सिंपल, सबसे नॉन इन्वेसिव टेस्ट से शुरू करते हैं। स्टेप 1, यूरिन एनालिसिस। एक सिंपल सा यूरिन रूटीन टेस्ट आपको इतने क्लोज दे सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। हम इसमें प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, ब्लड ढूंढ रहे हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे हम उन क्रूशियल चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जिनको हम कास्ट्स कहते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 2, ब्लड टेस्ट्स। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कि किडनी फंक्शन, क्रिएटिनिन, यूरिया कितना खराब हुआ है, ब्लड में एल्बुमिन कितना कम है। और हम कुछ स्पेशल टेस्ट्स भी कर सकते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट लेवल्स C3, C4 और ऑटो एंटीबॉडीज ANA, ANCA, जो हमें इम्यून सिस्टम के हमले के बारे में बताते हैं। ये सब टेस्ट्स मिलकर एक केस बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सस्पेशन पैदा करते हैं। लेकिन डेफिनेटिव आंसर के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किडनी के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमें अक्सर आखिरी कदम उठाना पड़ता है। नेफ्रोलॉजी की दुनिया में ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम के लिए स्मोकिंग गन है, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। जब आप यूरिन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और आपको एक RBC कैस्ट मिलता है, ये है क्या? ये किडनी की ट्यूब्यूल का एक सांचा है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स फेस हुए हैं। ये कैस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल के अंदर ही बन सकता है। इसका मतलब ये है कि खून यूरेटर या ब्लैडर से नहीं आ रहा, खून सीधा ग्लोमेरुलस से लीक होकर ट्यूब्यूल्स में आया और वहां जमकर उसने ये कैस्ट बनाया। इसीलिए इसकी प्रेजेंस पैथोग्नोनिक है, यानी 100% प्रूव कि ब्लीडिंग ग्लोमेरुलर है। और ये हमें ले आता है गोल्ड स्टैंडर्ड पर, रीनल बायोप्सी। बाकी सारे टेस्ट हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देते हैं, इशारे देते हैं, लेकिन बायोप्सी एक आई विटनेस टेस्टिमनी की तरह है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद से एक पतली सुई से किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। विजुअल, एनिमेशन और रियल फुटेज शोइंग द रीनल बायोप्सी प्रोसीजर। फिर पैथोलॉजिस्ट उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। वो अपनी आंखों से ग्लोमेरुलाई को देख सकता है। वो देख सकता है कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं, इम्यून डिपॉजिट्स किस पैटर्न में जमा है, पोडोसाइट्स को कितना डैमेज हुआ है। लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन तीनों से जांच होती है। यही वो टेस्ट है जो हमें फाइनल, आखिरी और प्रिसाइज डायग्नोसिस देता है, जिसके बेस पर हम सही ट्रीटमेंट शुरू कर पाते हैं। एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो हमारा फोकस 2 चीज़ों पे शिफ्ट हो जाता है, आगे होने वाले डैमेज को रोकना और जो सिम्टम्स पेशेंट को हो रहे हैं उनको मैनेज करना। ये एक टीम एफर्ट होता है। देखो, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी मल्टी-प्रॉन्ग्ड है, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई होती है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम बॉडी के ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की है, तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है इम्यूनोसप्रेशन। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोफॉस्फेमाइड, रिटुक्सिमैब, जो इम्यून सिस्टम के अटैक को शांत करती हैं। दूसरा, हमें ब्लड प्रेशर को अग्रेसिवली कंट्रोल करना पड़ता है, खासकर AC इनहिबिटर्स या ARBs से, क्योंकि ये दवाइयां न सिर्फ BP कम करती हैं बल्कि प्रोटीनूरिया को भी कम करती हैं। फिर पेशेंट की सूजन, एडिमा और फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम उस बीमारी की जड़ को ढूंढें और ट्रीट करें जो ये सब करवा रही है, जैसे कोई इन्फेक्शन या कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़। और अगर इन सब के बावजूद किडनी फेल हो जाती है तो पेशेंट की जान बचाने के लिए हमारे पास डायलिसिस का ऑप्शन होता है, जो आखिरी सहारा है। कई सालों से यही ट्रीटमेंट्स हमारा मेन सहारा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, इनमें से कई ट्रीटमेंट्स कितने ब्रॉड हैं।
जैसे इम्यूनोसप्रेशन। ये एक स्लेज हैमर की तरह है, एक हथौड़े की तरह। ये पूरे इम्यून सिस्टम को दबा देता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये अब तक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन ये हमें इस सवाल पर लाता है, आगे क्या? इस फील्ड का फ्यूचर क्या है? किडनी केयर किस दिशा में जा रहा है? और इसका जवाब है प्रिसिजन नेफ्रोलॉजी। वो हथौड़े वाला जमाना अब खत्म हो रहा है। अब हम ऐसी स्मार्ट टारगेटेड थेरेपीज डेवलप कर रहे हैं जो सीधा बीमारी की जड़ पर वार करती हैं। विजुअल ग्राफिक रिप्रेजेंटिंग टारगेटेड थेरेपी लाइक अ स्मार्ट बॉम्ब हिटिंग अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट वर्सेस अ स्लेज हैमर हिटिंग एवरीथिंग। हम ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो पेशेंट की बीमारी के स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ड्राइवर को पहचान कर सिर्फ उसे न्यूट्रलाइज करती हैं, चाहे वो कोई एक गद्दार एंटीबॉडी हो या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कोई गलत पाथवे। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। इससे हमें ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा और साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे। हम सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करने से आगे बढ़कर बीमारी के रूट कॉज को ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वो तरीका है जिससे हम इन मास्टर फिल्टर्स की सेहत को पूरी जिंदगी के लिए बचा पाएंगे। अगर आपको ऐसे ही रियल आईसीयू बेस्ड कंटेंट चाहिए, आईसीयू विद अजय को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलेंगे एक और